Okay, let's start the class. हमारा 12th चैप्टर कंप्लीट हो गया. आप चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं. माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ फ्लक्चुएशन एंड ग्रोथ. यानी कि फ्लक्चुएशन यानी कि चेंजेस आने की वजह से. फ्लक्चुएशन क्या होता है? अप जाना और डाउन जाना. ये होता है फ्लक्चुएशन. एकदम से अप चला गया, एकदम से डाउन चला गया. तो अप एंड डाउन और ग्रोथ की वजह से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आ रही, माइक्रो इकोनॉमी यानी कि पूरी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इकोनॉमी एज अ होल. ठीक है. ठीक है, इन्होंने बोल दिया माइक्रो इकोनॉमी फोकस ऑन द इकोनॉमी एज अ होल. ठीक है. इट डिस्क्राइब्स दैट कॉज it describe what cause recession and what make unemployment stay high when recession are supposed to be over. अब हम रिसेशन पढ़ते हैं. ये सबको अभी थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया हुआ है. Economy ultimately determine the privileged standard of living in a country. Economic growth is measured by the percentage change in real gross domestic product. Since the annual growth rate of the US over the last 100 years average 3% per year, a growth rate above 3% is considered good. ठीक है. पिछले कई सालों से जो ग्रोथ रेट है वो 3% चल रहा है और हम बोल रहे हैं कि 3% से अगर ज्यादा होता तो वो ग्रोथ रेट क्या माना जाता? गुड माना जाता. देन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है परसेंटेज ऑफ द पीपल लेबर फोर्स हु डू नॉट हैव द जॉब. ठीक है. जिनके पास जॉब नहीं है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट मोर स्टैटिस्टिक्स राइट नाउ इन्होंने क्या बोला है? पहले लाइकली टू बी जीरो, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 5%. देन इन्फ्लेशन आ गया. इन्फ्लेशन रेट भी लेस देन 5%. ये कुछ प्रॉब्लम और चैलेंजेस हैं जो इकोनॉमी को फेस करने पड़ रहे हैं. कौन कौन से? पहले तो आ गया अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. क्या है? मार्केट में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है. इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है. लोग काम करना चाहते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये नहीं होता कि लोगों के पास काम नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट वो है कि लोग विलिंग है काम करने के लिए. वो हर सिचुएशन में हर तरीके से काम करने के लिए रेडी है, लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है. वो है अनएम्प्लॉय. ठीक है. जो तो काम करने के लिए रेडी ही नहीं है वो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे. अनएम्प्लॉयमेंट में वो आएंगे जो काम करने के लिए रेडी है, विलिंग है काम करने के लिए, लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है. ठीक है. देन पुअर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स. हमारे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स जो है जो वो पुअर है. ठीक है. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं हमारे यहाँ पे. ठीक है. वो बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है. पब्लिक सर्विसेज जो है वो इनकम्प्लीट है, ब्यूरोक्रेटिक है. ठीक है. करप्टेड है. बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिसिट आ रहा है. ठीक है. बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, उसमें भी फ्लक्चुएशन हो रही है. देन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ज्यादा है मार्केट में. कभी डिफ्लेशन आ जाता है. ठीक है. मतलब मार्केट एक तरह से एक फ्लो में नहीं है. द ट्रेड साइकिल, वही आ गया ट्रेड साइकिल. मार्केट फ्लो में नहीं है. ठीक है. कभी बूम का पीरियड आ जाता है, कभी रिसेशन का पीरियड आ जाता है. इकोनॉमी ग्रोथ, जो इकोनॉमी ग्रोथ की होनी चाहिए, ठीक है, जो कर्व इकोनॉमी में चलनी चाहिए, उस हिसाब से इकोनॉमी वर्क नहीं कर रही है अभी लॉन्ग टर्म. ठीक है. ग्रोथ के देखो तीन मेजर सोर्स हैं. फर्स्ट क्या है? ग्रोथ ऑफ द लेबर फोर्स, कैपिटल फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस. ठीक है. हमारी वैसे भी जो पूरी मार्केट है तीन चीजों पे बेस्ड है. लैंड, लेबर, कैपिटल. ठीक है. तो लेबर हो गई, उसकी ग्रोथ जरूरी है. कैपिटल,
फॉर्मेशन जरूरी है एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी जरूरी है। अगर हम आज के इन्वायरमेंट में बीट करना चाहते हैं तो हमें आज की इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देन हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया, दैट इज रिसेशन। अब रिसेशन क्या होता है? रिसेशन इज एन a sense or rash of simultaneously feature of business and investment plan. It explains why it's happened and why some many business can fall at once. Has been considered as a major focus on economic theory and research. Finally, psychological and real people fact that play is cause and effect of recession. The nature and cause of recession are similarly obvious and uncertain. Recession are in a sense a cluster of business failure being realizing stimuli. Firms are focused to reallocate resources, scale back production, limit loss, and usually lay off employees. These are the clear and vision cause of recession. These are the several different ways to explain what cause a greater cluster of business failure, why they are suddenly realized at the same time, and how they can be avoided. Economists disagree about the answer of this question and several different theories has been offered. ठीक है, रिसेशन क्या है? इन्फ्लेशन और बूम का उल्टा। बूम में क्या होता है? हमारे प्रोडक्ट, हमारा जो काम कर रहे हैं हम, हमारे प्रोडक्ट को इतनी सेल होती है, इतनी डिमांड होती है कि हम एकदम से ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोइंग स्टेज पे। देन उसके बाद एकदम से ही रिसेशन आता है। ये वही बोल रहे कि रिसेशन बता के नहीं आता है, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट टॉप पे चल रहे हैं और वो टॉप से एकदम से डाउन आ गए, ठीक है। इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। हमारे कॉम्पिटिटर के भी न्यू प्रोडक्ट ले आना कॉम्पिटिटर की तरफ से, या कॉम्पिटिटर का एक बेटर प्रोडक्ट ले आना, कुछ नई क्वालिटी ले आना, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी पैकेजिंग होना। रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस फेल हो रहा है, ठीक है। हमारा जो ग्रोथ है वो डिक्लाइनिंग पे चली जाए, उसको बोलते हैं रिसेशन। क्या आप बोल सकते हो? बूम का ऑपोजिट, ठीक है। देन अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? रिसेशन से होता क्या क्या है? रिसेशन से क्या हो जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। अब बिजनेस ही नहीं चल रहा तो बिजनेस में काम करने वाले क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं? ले ऑफ एम्प्लॉयज, लिखा हुआ है ना, ले ऑफ एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज को क्या किया? निकाल दिया। देन फैमिली लाइफ, द स्ट्रेस ऑफ बीइंग फाइंडिंग वर्क, ठीक है, लॉस ऑफ इनकम कैन लेड टू डैमेज इंटर फाइनेंस फैमिली रिलेशनशिप, ठीक है। क्या होएगा? अब काम नहीं है किसी के पास, ठीक है, वो काम नहीं कर रहे हैं, या बिजनेस ठप हो गया है, बिजनेस बंद हो गया है, तो वो क्या करेंगे? वो नया काम ढूंढेंगे, और जिससे उनको स्ट्रेस होएगा, ठीक है, काम ढूंढना आसान नहीं होता ना, तो स्ट्रेस होएगा, स्ट्रेस से क्या आएगा? फैमिली रिलेशन भी खराब होंगे। राइजिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी कि भूखमारी, ठीक है। तो पॉवर्टी में इंक्रीज होगा रिसेशन की वजह से, लोगों का काम छूट गया, ठीक है, लोग घर पे बैठ गए, अब काम ही नहीं है उनके पास, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो पॉवर्टी लाइन बढ़ेगी। लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है, उनको डैमेज होएगा, जो वो मनी से, इनकम से अपना कर पा रहे थे अपना गुजारा, वो अब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर बोरोइंग एंड स्टार्टिंग न्यू कंपनीज ड्यूरिंग अ रिसेशन, ठीक है। एंटरप्रेन्योर के पास इतना फंड नहीं होएगा कि वो नया बिजनेस स्टार्ट कर सके, ठीक है, या कोई स्मॉल सेगमेंट खोल सके, ठीक है, वो अनविलिंग है, उसको ये रिस्क नहीं ले सकता वो। अब हम पढ़ रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, मेजर टू सॉल्व रिसेशन, ठीक है। ये हमने ऊपर कारण पढ़े कि रिसेशन के कारण क्या क्या हो गया। अब हमने पढ़ना है रिसेशन को हम सॉल्व कैसे करें। पहले मॉनेटरी के साथ, मॉनेटरी में क्या बोल रहे हैं हम? लूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी, देन रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, reducing cost of borrowing, encourage investment. फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल में कैसे कर सकते हैं? एक्सपेंशनली फिस्कल पॉलिसी, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्स कट। देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, गारंटी बैंक लोन मोर्गेज, ठीक है।
अच्छा, यहीं पे समझाओ। तो लूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है कि हम क्या करें, ऐसी पॉलिसीज बनाएं, ठीक है, जिस मतलब ऐसे बैंक से लोन ले जहां से हमें इंटरेस्ट कम पड़े और बोरोविंग हम ज्यादा कर पाए, ताकि हम नए इन्वेस्टमेंट को, नई इन्वेस्टमेंट और नए वेन्यू को क्रिएट कर सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी, बैंकिंग को ऐसे फॉर्म्स बनाने चाहिए जिससे वो क्या करे, रिसेशन को कम किया जा सके। अगर लोन कम अमाउंट पे मिलेगा तो जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, वो लोन ले लेगा और नया वेन्यू स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, है ना, अगर कम रेट पे होगा। अगर फिर से वो ज्यादा रेट पे होगा तो वो रिसेशन पीरियड पहले ही चल रहा है, तो वो लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। देन फिस्कल, फिस्कल में क्या करेगा वो, फिस्कल में क्या होना चाहिए, फिस्कल में ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंडिंग्स की जानी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स रिड्यूस कर देना चाहिए इस ऐसे केसेस में। ठीक है, उसको सब्सिडीज दे देनी चाहिए। देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे की जा सकती है, बैंक से गारंटी बैंक लोन लेना, ठीक है, उसको कुछ मॉर्गेज रख के, कुछ सिक्योरिटी रख के लोन दिया जाए, लोन लिया जाए। ठीक है, देन नेक्स्ट आ गया हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हम पिछले पूरा चैप्टर इन्फ्लेशन पे ही पढ़ा हमने। इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई आ जाना, ठीक है, डिमांड जो है सप्लाई से ज्यादा होना। डिमांड ज्यादा है तभी तो हम उसको सप्लाई करने में थोड़ा चूक रहे हैं, जिसकी वजह से हमने उसके प्रोडक्ट की रेट बढ़ा दी है। ठीक है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, इसलिए अब इसलिए क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, सप्लाई से ज्यादा डिमांड है। क्या हो रहा है इन्फ्लेशन में, असस्टेनेबल राइज इन प्राइसेस। ठीक है, प्राइस राइज हो जाना, ठीक है, मनी की वैल्यू कम हो जाना। जितने में 100 रुपए में पहले कितनी चीजें आ जाती थी और अब 100 रुपए में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई है, फॉल हो गई है। मनी की पैसे कम, मनी की वैल्यू कम हो गई है। Recognizing the ambiguous that our word contains, we will define inflation simple as a persist and predictable rise in the general price of the जनरल लेवल ऑफ द प्राइस। ठीक है, प्राइस के लेवल में राइज होना इज इन्फ्लेशन, महंगाई। किस किस तरह की होती है, ओपन इन्फ्लेशन यानी कि फ्री है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, प्राइस गो फ्रीली ड्यू टू सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस। ठीक है, प्राइस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं अपनी मर्जी से ही, फ्रीली। क्यों, क्योंकि सप्लाई और डिमांड एक दूसरे से मीट नहीं कर पाते हैं, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। देन सप्रेस्ड, सप्रेस्ड क्या हो गया, कंट्रोल्ड इकोनॉमी वेयर द upward pressure on price is not allowed to influence the quote or manage price, but inflation reveals itself in other form. Example, government may introduce rationing of goods leading to long queues in front of ration shop. There is a very likely to be a black market for such goods whose price whose price area above the quote price। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन यानी कि प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है, वो मिल भी रहा है, लेकिन उसको मैनेज नहीं किया जा रहा उस कोटेड प्राइस पे, जितने पे बोला गया है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, इन्फ्लेशन। जैसे कि राशन की जो दुकानें गवर्नमेंट ने जिनको राशन प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है, उनको राशन दिया तो जा रहा है लेकिन बहुत कम दिया जा रहा है, और जो बचा हुआ राशन है उसको ब्लैक करके रखा जा रहा है और हाईयर प्राइस पे उसको आगे बेचा जा रहा है। देन क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है, इसको हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। थ्री कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ राइज इन प्राइस, देयर इज अ मॉडल राइज इन प्राइस of 2 to 3% per annum is creeping inflation. It is generally considered good for a growth economy. Middle rise price result in faster growth of output in that they rise the profit margin of firm
एंड इकोनॉमी देन टू प्रोड्यूस मोर। क्रीपिंग क्या है? एनुअली इंक्रीज होना। ठीक है, क्रीपिंग में क्या होएगा? एनुअली इंक्रीज होएगी अमाउंट प्राइस में। ठीक है, 2 to 10%, 2 to 3%, एनीथिंग एल्स। देन डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गई। डिमांड इन पुल इन्फ्लेशन क्या है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड राइज more rapidly than the economy productive potential, pulling price up to equilibrium aggregate supply and demand. It is characterized by the in which there is too much money chasing too few goods. Demand aggregate expenditure, the sum of consumption expenditure of household and investment of the firm. Thus, at point A, the equilibrium point y is equal to c plus I. If government decision to expenditure, that is G, then C plus I plus G. Shifting upward and new equilibrium is at D. At the level of income is Y, the expenditure E. Suppose Y0 is full employment equilibrium and the real output cannot expenditure E. Cannot, कहाँ गया? Cannot increase. Demand equal to AB, which will be purely inflation and the represent the inflation gap. हाँ जी, ये देखो इसमें दिखा रहे हैं। ठीक है, तीनों फॉर्म दिखाई है कंजप्शन की, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमी। कंजप्शन के फॉर्म में यहाँ पे था हमारा इक्विलिब्रियम, देन हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होके यहाँ चला गया जब इन्वेस्टमेंट आ गई, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट होके यहाँ चला गया जब गवर्नमेंट आ गई। यानी कि जब जब न्यू फैक्टर इन्वॉल्व होंगे तब तब हमारी इन्फ्लेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। डिमांड उस चीज की बढ़ने लग जाती है, जो चीज एंटर करेगी उसकी चीज डिमांड बढ़ने लग जाएगी। डिमांड पुल स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो इसमें डिमांड पुल हो रही है। ठीक है, वो बोल रहे हैं क्वांटिटी इतनी ही है, प्राइस क्वांटिटी तो हमारे पास इतनी है। पहले प्राइस इतना था, लोग ज्यादा लेना चाहते हैं तो प्राइस बढ़ के इतना हो गया। तो ये जो है दैट इज, ये जो आया है न्यू, दैट इज डिमांड पुल स्ट्रेटेजी। डिमांड को उन्होंने पुल कर दिया, यहाँ थी डिमांड, यहाँ पहुंच। ठीक है, जो हमने मूविंग पढ़ा था ना, शिफ्टिंग एंड मूविंग, शिफ्टिंग में पढ़ा था ना, इकोनॉमी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की वजह से डिमांड जो है, जो इकोनॉमी की डिमांड है वो शिफ्ट हो रही है, ये शिफ्टिंग ही है। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि शिफ्टिंग अपवर्ड। देन कोस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? अब कोस्ट जो है वो पुश हो रही है। प्राइस एंड वेजेस स्टार्ट राइजिंग बिफोर द इकोनॉमी reaches full employment. They reserves under condition of a large idea capacity and the sizable portion of the labor force. It is not known as cost pull and supply shock inflation. The supply or cost analysis of inflation, also known as the new inflation theory, maintain the inflation occurs due to an increase in the cost or supply price of the good caused by inflation in the price of input. ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? अब जो इनपुट लगाया जा रहा है वो तो डिमांड पे बेस था, अब हम सप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, सप्लाई करने के लिए अब हम इनपुट सप्लाई करने के लिए हम रॉ मटेरियल लेंगे, रॉ मटेरियल में कॉस्ट लगेगी, ट्रांसपोर्ट लेंगे, ट्रांसपोर्ट पे कॉस्ट लगेगी। तो वो जो कॉस्ट है, ठीक है, वो बढ़ रही है। ठीक है, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ गई है, पहले कुछ थी अब कुछ और हो गई है। अब कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई रेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए। ये S1 था, यहाँ पे S2, यहाँ पे S3। जो सप्लाई का सिंपल रिलेशन होता है प्राइस के साथ, सप्लाई बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगा।
वही हो रहा है। तो ये आ गया टोटल डिमांड। आप इन तीनों में से कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हो फॉर द कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, कोस्ट इन्फ्लेशन हो रहा है, देखो प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई के बढ़ने की वजह से, सप्लाई पे कोस्ट लगने की वजह से। देन वेज पुश पुश प्रेशर। अब इन्फ्लेशन होता क्यों है? वेज पुश प्रेशर्स होते हैं, ठीक है, वेजेस बढ़ाने के वो होते हैं, लेबर्स जो होते हैं, वो यूनियन वर्कर्स जो होते हैं, वो नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो अपने वेजेस बढ़वाना चाह रहे हैं। तो वेजेस अगर हमने बढ़ाने पड़े तो मतलब हमारी कॉस्ट बढ़ी, कॉस्ट बढ़ी तो सप्लाई की जो कॉस्ट बढ़ने के कारण डिमांड में हम जो प्राइस सेट करेंगे वो भी क्या होगा, हाइयर प्राइस होगा। प्रॉफिट पुश एंड मेकअप प्राइस। प्रॉफिट पुश, अब प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हैं हम, ठीक है, मेकअप यानी कि कुछ एक्स्ट्रा मनी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं उसमें, ठीक है, उसकी वजह से भी हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इम्पोर्ट प्राइस, अगर हम खुद नहीं बना रहे हैं और बाहर से इम्पोर्ट करें तो इम्पोर्ट हमें महंगा ही पड़ता है, तो महंगा पड़ने के कारण हमें ज्यादा अमाउंट उसकी लगानी पड़ेगी, और ज्यादा अमाउंट लगाने से क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। देन आ गया अनएम्प्लॉयमेंट। देन आ गया अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोल रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कंसेप्ट है कि लोग जो है वो विलिंग है, रेडी है वर्क करने के लिए। कौन सी कैटेगरी के लोग? 15 से 64 साल, यानी कि 15 to 64 ईयर के, ठीक है, दे रेडी है वर्क करने के लिए, उनको वर्क चाहिए लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है, दैट इज अनएम्प्लॉयड। इज अ पर्सन अबव अ स्पेसिफिक एज नॉट बीइंग इन पेड एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बट करंटली अवेलेबल फॉर वर्क ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड। ठीक है, यानी कि उनके रिज्यूम पड़े हैं हमारे पास लेकिन उनके पास ना तो वर्क है और ना उनको वर्क मिल पा रहा है। तो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकालेंगे? वर्क फोर्स डिवाइड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन। कौन सी वर्किंग एज सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन में, उसके साथ वर्क फोर्स को डिवाइड करते हैं। देन अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। ये हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का फॉर्मूला है कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है मार्केट में। अगर वो निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, जितने लोग अनएम्प्लॉयड है, डिवाइड बाय फोर्स, लेबर फोर्स, कितनी लेबर फोर्स अवेलेबल है, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय 100। देन पॉपुलेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं, एक आ गई लेबर फोर्स, एक आ गई अनलेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या आएगी? एक होगी एम्प्लॉयड, एक होगी अनएम्प्लॉयड। और नॉन लेबर फोर्स क्या आएगी? दोज हु आर इन इंस्टीट्यूशन, डिस्करेज वर्कर्स हु आर बिलो 70। नॉट द लेबर फोर्स, यानी कि लेबर फोर्स में आते ही नहीं, वो कौन से? जो तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है, यहाँ जो काम ही नहीं करना चाहते, यहाँ जो 16 साल से कम। देन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। फर्स्ट आ गई क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। It occurs when the real wage for workers in an economy are too high, means that firms are unwilling to employ every person looking for a job. Their real wages are too high. It means that the cost of employing an extra worker is higher than the benefit from employing extra workers. क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि वर्कर की जो कॉस्ट है, एक वर्कर को काम देने के जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, जिस वजह से मार्केट में, जिस वजह से कोई भी बिजनेस हर एम्प्लॉय को नहीं रख सकता, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है? सिलेक्शन प्रोसेस करनी पड़ती है ना, रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। वो क्यों करते हैं? सबको क्यों नहीं रख लेते? क्योंकि सबको रखने की कॉस्ट क्या है, हाई है, वो सबको एक साथ वर्क पे नहीं रख सकते, ठीक है,
उनसे होने वाले बेनिफिट उनको कम होंगे जबकि उनकी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो इसकी वजह से भी क्या आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। देन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या है, लैक ऑफ जॉब, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम अ डाउन स्विंग इन द बिजनेस साइकिल और एज अ रिसेशन। साइक्लिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, रिसेशन आ गया, किसी बिजनेस में बिजनेस ही ठप हो गया किसी पर्सन का, अगर उसने उसका बिजनेस ठप हो गया, बिजनेस बंद कर रहा है, तो वर्कर क्या करेंगे, वर्कर कहाँ काम करेंगे, वर्कर करेंगे ही नहीं काम, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि साइक्लिंग की वजह से, ठीक है, रिसेशन की वजह से। देन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इज लॉन्ग लास्टिंग caused by fundamental shifting in the economy, factors such as technology, competition, government policies. Structural unemployment क्या है, like AI, AI आ गया, AI ने मैनुअल जॉब्स जो है वो ले ली, मैनुअल जॉब AI खुद करने लग गया, तो इसकी वजह से क्या आ गई मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। देन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, when people are in between job or entering or re-entering the labor force. Some people voluntarily quit their job for their suitable employment. Some school leaving or fresh graduate can be entered the labor force for the first time and actively seeking job. These job seeking may be temporary unemployed for a short period of the time. क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी हो गई, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये हो गई कि जो वर्कर है, जो तो एक्सपीरियंस वर्कर है, वो काम छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको अच्छे से वेजेस नहीं मिल, इस वजह से वो काम छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन उन जो वेजेस रेट है वो कम किसकी वजह से हुआ है, वो कम हुआ है फ्रेशर्स की वजह से, ठीक है, जो फ्रेशर्स आते हैं उनको हम कम रेट में भी रखते हैं तो वो रह जाते हैं, ठीक है, वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कंपनी क्या करती है, अपने बड़े बड़े वर्कर्स को निकाल के इनको फ्रेशर्स को रख लेती है। फ्रीलांसर सुना होगा, फ्रीलांसर्स काम करने लग गए हैं लोग, ठीक है। तो जो फुल टाइम वर्क करते हैं उनको क्या हुआ, इससे नुकसान हो रहा है। देन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री यानी कि जो खुद से ही नहीं काम कर रहे, ठीक है, नॉट एबल टू फाइंड आउट द सुटेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर हिम, अपने लिए काम नहीं ढूंढ पा रहे, ठीक है, जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, जो अपने लिए काम नहीं ढूंढ पा रहा। हाँ जी, क्लियर है सबको यहाँ तक, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर है। यहाँ तक चैप्टर सारा कंप्लीट है। बाकी का जो पार्ट है वो हम कल शुरू करेंगे, बाकी का पार्ट कल कर। अच्छा कल बताओ टेस्ट रखना है या नहीं। हाँ जी एवरीवन, कल टेस्ट रखें या ना रखें। ये आंसर देने ना देने का मतलब क्या है, कि टेस्ट नहीं देना। ओके देन फिर कल भी आपकी क्लास ही लगेगी, ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट करेंगे। ओके